जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुगल वंश। और मुगल वंश में हम लोग बाबर का इतिहास, बाबर का भारत में साम्राज्य, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मुगल वंश की सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो मुगल वंश है, मुगल वंश की जो सतह है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो मुगल वंश का काल है वो 1526 से लेकर 1857 तक है वैसे। और उस हम लोग सतह को, साम्राज्य को दो भागों में बांटा है कि 1526 से लेकर 1707, बोले तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक इनकी जो सत्ता थी, इनका जो शासन था, बहुत ही ताकतवर शासन था। मुगल वंश का सबसे अधिक ताकतवर शासन काल बोल सकते हैं। और 1707 से लेकर 1857 तक की बात करें, बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर तक के 1707 से लेकर 1857 तक के जो शासन व्यवस्था थी वो कमज़ोर थी, उतनी ताकतवर थी नहीं। तो हम लोग आज हम चर्चा करेंगे बाबर का इतिहास। बाबर का इतिहास, पहले बाबर का पहले परिचय देखते हैं। बाबर का परिचय जन्म से लेकर स्टार्ट करते हैं, फिर उसका प्रारंभिक संघर्ष, भारत पर आक्रमण, कौन कौन से उन्होंने युद्ध किए, कौन कौन से उसके जीवन में घटनाएं हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बाबर के जन्म की बात करते हैं। जन्म हुआ था इनका 14 फरवरी 1483 को। वैलेंटाइन डे का दिन है, आपको याद हो जाएगा आराम से। 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ। पूरा नाम था इनका जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर हो गया। जन्म स्थान की बात करें, फरगना घाटी या फरगना बोल सकते हैं, तुर्किस्तान। पहले तुर्की राज्य बोलते थे, तुर्की राज्य फरगना में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा पिता का नाम, जो तैमूर के वंशज थे। और माता का नाम था कुतलुग निगार खान, जो कि मंगोल के वंशज, मतलब चंगेज खान के वंशज थे। माता का नाम था कुतलुग निगार खान और पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। इसका मतलब मुगल जो वंश है वो दो वंशों से मिलकर बना है, एक तो तुर्क प्लस मंगोल वंश या तैमूर प्लस मंगोल वंश। तैमूर प्लस मंगोल वंश दोनों मिलकर एक नया वंश बनता है जिसका नाम है मुगल वंश। मुगल का शाब्दिक अर्थ बोले क्या है? बहादुर। और पत्नियों की बात करें, इतिहासकारों का कहना है कि इनकी लगभग 11 बेगमें थी। बेटे बेटियों की बात करें 20। जो सबसे बड़ा पुत्र था वो आपका था हुमायूं, जिनको उनके बाद में उत्तराधिकारी बनाया गया था। बाबर के बाद में जो उत्तराधिकारी की हम बात करें तो आपको हुमायूं बनाया गया था। इसमें अब जैसे हुमायूं के जो हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपके पुत्र पुत्रियों की बात आती है, तो इसमें आते हैं 5 पुत्र पुत्रियां थे। तो किसी को पूरा इसके बारे में डिटेल है नहीं, लेकिन पुत्र पुत्रियों के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। जो मेन मेन है उनके ऊपर हम लोग उसमें वो चर्चा करेंगे। उसके बाद में क्या बात आती है कि 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में वह फरगना का शासक बना। मैं आपको बता देता हूँ कि जो उनके पिता थे वो फरगना के सूबेदार बोल सकते हैं, शासक थे। उनकी आपसी मतलब आसपास के जितने भी छोटे मोटे प्रदेश थे उनमें जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। 1494 में उनके सगे साले से उनके संघर्ष होने के बाद उनके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद फरगना के नए शासक बाबर बनते हैं, वो भी मात्र 11-12 साल की उम्र में। अब हम बात करते हैं बाबर का प्रारंभिक संघर्ष। प्रारंभिक संघर्ष की बात करें, बाबर के जीवन के जो प्रारंभिक संघर्ष है तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। उस तुर्की राज्य की उस समय राजधानी थी समरकंद। तो बाबर का एक ही मकसद था, वो समरकंद को जीते। तो बाबर क्या करता है, जैसे ही राजगद्दी पर बैठता है, राजगद्दी पर बैठते ही वो क्या करता है, 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का क्या करता है, प्रथम प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। 12 साल की उम्र में वो समरकंद पर क्या करता है, आक्रमण करता है, जीतने का संघर्ष करता है, लेकिन वो क्या रहता है, असफल रहता है। फिर वो क्या करता है, 3 साल बाद 1497 ईस्वी में फिर से प्रयास करता है, समरकंद में संघर्ष करता है। और इस बार उसे क्या मिलती है, जीत मिलती है, लेकिन मात्र 100 दिन तक ही वो शासन कर पाया। मात्र 100 दिन तक शासन कर पाया, किसके ऊपर? समरकंद के ऊपर। फिर उसको वहां से भागना पड़ा। उसके बाद वो क्या करता है, फिर 4 साल बाद में 1501 ईस्वी में फिर से समरकंद पर वो आक्रमण करता है। इस बार वो उसको 8 माह तक शासन किया, 8 माह तक उसको जीत लेता है। फिर उसको वहाँ से क्या करना पड़ता है, वहाँ की शासन व्यवस्था को छोड़कर भागना पड़ता है। उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में वो 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीत लेते हैं। अभी वर्तमान की बात करें, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा वाले क्षेत्र है। काबुल और जो गजनी के क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, वो जीत लेते हैं। और 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि को क्या की, धारण की। यदि आपको पूछें कि बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की,
काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीतने के बाद में बाबुल ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि क्या की, धारण की। अब वो क्या करता है, फिर से एक बार समरकंद, उसका मेन जो माइंड था उसका एक ही, उस समरकंद को जीतने का उसका मुख्य मकसद था, जो कि उसमें तुर्की राज्य की राजधानी थी। तो वो क्या करता है, 1511 ईस्वी में एक बार फिर समरकंद पर आक्रमण करता है और जीत हासिल होती है। लेकिन 1512 में फिर से वो सत्ता खो देती है और वहाँ से उसको क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो जैसे वो अपनी वो खुद की बाबरनामा पुस्तक लिखता है, अपनी जीवन गाथा लिखता है, जिसके अंदर उसमें वो बताता है कि वो एक जगह पर 2 रमज़ान एक साथ कभी नहीं बना पाया। इसका मतलब है कि उसको जीवन भर इसने ठोकरें खाती रही, कभी जीता कभी हारा, कभी जीता कभी हारा। तो उसने फिर से 1511 में समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ से फिर 1512 में वो सत्ता खो देनी पड़ती है और वहाँ से क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है। फिर वो क्या करता है, वहाँ पर समरकंद और मध्य एशिया में असफलता के बाद में वो भारत की ओर बढ़ता है। कौन बढ़ता है, बाबर। बाबर ने सोच लिया कि इस तरफ अपना कुछ होने वाला नहीं है, शासन व्यवस्था ठीक से चलने वाली नहीं है। तो क्या करता है, मध्य एशिया और समरकंद को तो वहाँ से छोड़ देता है, वहाँ असफलता के कारण अब भारत की ओर आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो भारत पर, बाबर का भारत पर आक्रमण। अभी वो भारत के अंदर आक्रमण नहीं कर रहे, जो भारत की सीमा वाले क्षेत्र थे उस समय पाकिस्तान या अफगानिस्तान का क्षेत्र एक ही होया करता था। तो वो क्या करता है, बाबर सबसे पहले आक्रमण करेगा भारत की सीमा वाले क्षेत्रों पर। तो 1519 ईस्वी में बाजोर और भेरा क्षेत्र पर वो क्या करता है, आक्रमण करता है और उन्हें जीत लेता है। 1519 में क्या करता है, बाजोर और भेरा क्षेत्र को जीत लेता है। उसके बाद में 1519 ईस्वी में पेशावर को भी वो क्या कर लेता है, जीत लेता है। और 1520 की बात करें, बाजोर भेरा से पंजाब के सियालकोट तक अधिकार कर लिया। और 1524 में लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को क्या कर लिया, उसने जीत लिया। देख लो, इसमें उसने, बाबर ने शुरू में भारत पर 4 आक्रमण किए, चारों में उसने जीत हासिल की। पहले वो भाई उसका मनोबल बढ़ गया धीरे धीरे। भाई सबसे हम बात करते हैं, आपका इसमें दे रखे हैं कि उसने 1519 की बात करते हैं, बाजौर और भेरा के क्षेत्र को जीता उसने। उसके बाद में उसने 1519 में पेशावर का भी क्षेत्र जीत लिया। और 1520 में बाजौर भेरा के साथ पंजाब के सियालकोट को भी उसने क्या कर लिया, जीत लिया। पंजाब के सियालकोट को भी क्या कर लिया, उसने जीत लिया। और उसके बाद हम बात करें 1524 में पंजाब के लगभग अधिकांश, लाहौर सहित, लाहौर अभी वर्तमान में पंजाब का अधिकांश भाग लगभग अभी पाकिस्तान में है, तो उसने उसको भी क्या कर लिया, जीत लिया। जब ये भारत पर आक्रमण कर रहा था, भारत की सीमा वाले भाग में आक्रमण कर रहा था, उस समय दिल्ली का संतुलन था इमरान लोदी। तो अनेक आसपास के छोटे मोटे राजाओं ने इब्राहिम लोदी को सूचना भी दी थी कि बाबर भारत की सीमा के ऊपर आक्रमण कर रहा है और वहाँ के क्षेत्रों को जीत हासिल कर रहा है। तो इब्राहिम लोदी ने एक बार उस बात को टाल दिया, बोला कि जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ेगा तो हम लोग उसके ऊपर आक्रमण करेंगे और उसको यहाँ से भगा देंगे। लेकिन इसका परिणाम उल्टा निकलता है। बाबर ने धीरे धीरे पहले तो छोटे छोटे क्षेत्रों को जीता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उस समय हम बात करें जिस समय बाबर भारत की सीमाओं पर आक्रमण कर रहा था, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी। अब देखो, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण था कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का अधिकार था। दक्षिण भारत की बात करें, राणा सांगा का शासन था मेवाड़ में। दक्षिण नहीं, उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में आपका या मेवाड़ में दक्षिण राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा का राज्य था। और नीचे बात करें अपना दक्षिण भारत में, वहाँ पर भी अपनी हिंदुओं का शासन था। इधर बिहार और पश्चिम बंगाल अफगानों का शासन था। दिल्ली में अपना ये मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी का शासन था। तो क्या करते, ज़्यादातर उसमें मुस्लिम शासकों का ही राज्य था। उसके कारण क्या है कि सभी राजाओं के मध्य द्वेष भावना पैदा हो रखी थी, जिसका फायदा उठाया बाबर ने। अब देखो, भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी आपकी, भारत की राजनीति उस समय बहुत खराब थी। और तब आलम खान आपके इब्राहिम लोदी के सगे चाचा थे। दौलत खान पंजाब के सूबेदार थे। वो उसने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। दौलत खान ने इसलिए भेजा क्योंकि वो जो शासन व्यवस्था थी, इब्राहिम लोदी की शासन व्यवस्था से खुश नहीं थे। आलम खान उसके सगे चाचा था, वो भी उससे खुश नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाबर को न्योता भेजा। और बाबर को ये न्योता बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उसने अपने फायदे की बात, भाई उसे अपने फायदे की बात लगी, वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। अब इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय जो ये युद्ध हो रहा है, भाई जब बाबर को उन्होंने, इब्राहिम लोदी के चाचा ने, पंजाब के सूबेदार ने जब इनको बुलाया तो राणा संग्राम सिंह ने भी उनका साथ दिया था।
देखो मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा बोलते हैं, उन्होंने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला। भाई उन्होंने बोला क्योंकि राणा संग्राम सिंह इब्राहिम लोदी से पुरानी रंजिश थी, और इन्हीं सबसे चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए क्या कर दिया, ललकार दिया। और युद्ध से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाबर ने लड़ाई से जाने से पहले 4 बार पूरी जांच पड़ताल की थी। किस युद्ध की? भाई बाबर जब पानीपत का युद्ध होगा, प्रथम युद्ध, अभी तक बाबर ने भारत के अंदर कोई युद्ध नहीं किया था, भारत के सीमा वाले क्षेत्रों को जीता था। इस बार वो आ गया भारत में, उसका भारत के अंदर की बात करते, भारत के अंदर उसका ये पहला युद्ध होगा, जो युद्ध है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था उस समय भारत के। तो चर्चा करते हैं ये युद्ध हुआ कब था? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और इसमें बाबर ने दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। इसमें बाबर ने क्या किया भाई, इसमें जो जो युद्ध में जो जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला इसमें मेन पॉइंट है कि प्रथम बार तोप खानों का उपयोग इसी युद्ध में हुआ था। बाबर ने सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खानों का उपयोग किया। दूसरी बात है तुलगमा युद्ध नीति। तुलगमा युद्ध नीति के पूछना का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? तो वो आपका हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। और तोप सजाने में उस्मानी विधि। उस्मानी विधि का मतलब है कि तोपों की सजावट इस प्रकार की थी कि सामने वाले दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तोप सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग इसमें किया गया था। तोप का संचालन किया था इसमें उस्ताद अली कुली द्वारा तोप का संचालन किया गया था। बंदूकधारियों का नेतृत्व किया गया था इसमें उस्ताद मुस्तफ़ा के द्वारा। और बाबर ने स्वयं को 1526 में बादशाह घोषित कर मुगल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो मेन बात यह है कि ये युद्ध लड़ा गया था। कहा जाता है, इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि ये जो सूर्योदय के समय युद्ध शुरू हुआ था, दोपहर तक जाते जाते युद्ध समाप्त हो गया था। इब्राहिम लोदी के पास सेना थी लगभग 1 लाख, और बाबर के पास सेना थी लगभग 12 से 15 हज़ार सेना थी। लेकिन उनकी तोपों की वजह से उन्होंने सामने वाले दुश्मन के घुटने टेक दिए थे, क्योंकि तोपें सामने वाले के पास थी नहीं, और तोपों के द्वारा उसने इब्राहिम लोदी के घुटने टेक दिए। और दोपहर तक जाते जाते इब्राहिम लोदी ने खुद ने आत्महत्या कर ली, और ये युद्ध बाबर जीत लेता है और स्वयं को बादशाह घोषित कर मुगल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। इसके बाद में अपना युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि धारण की। अभी क्वेश्चन आता है कि लोगों ने किस युद्ध के बाद में उसकी उदारता का मतलब दानवीरता के कारण, जैसे युद्ध जीतता है तो अपनी जनता के कारण, अपनी जनता को, अपनी सेनाओं को चांदी के सिक्के दान करता है, उस सिद्धांतता के कारण, उदारता के कारण लोग उसे कलंदर की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि देते हैं? कलंदर की। किस युद्ध के पश्चात? पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात। अब उसने भारत दिल्ली पर अपना राज तो कर लिया, लेकिन अब बाबर क्या इतने दिन तक, इतने समय तक उसे एक स्थायी स्थान नहीं मिला जहाँ पर वो शासन व्यवस्था कर सके। उसे ये भारत एक ऐसा स्थायी स्थान मिला कि यहाँ पर वो शासन व्यवस्था कर सकता है, यहाँ पर अपना राज चला सकता है। तो वो क्या करता है कि अब उसे यदि यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करना है तो उसे राणा संग्राम सिंह को हराना पड़ेगा, क्योंकि उस समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था राणा संग्राम सिंह। तो बात होती है खानवा के युद्ध की। खानवा के युद्ध आपका किन किन के बीच में लड़ा गया? ये युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। 17 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध हुआ था। हुआ किन किन के मध्य था? बाबर और राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, जो कि उत्तर भारत के सबसे ताकतवर शासक माने जाते थे। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा में बताया था कि उसमें उसने इब्राहिम लोदी के बारे में भी लिखा था कि इब्राहिम लोदी एकदम चापलूस और डरपोक किस्म का राजा था, लेकिन जो राणा सांगा है उसमें उसके प्रति उन्होंने एकदम विपरीत लिखा था। बहुत ताकतवर शासक था। उसे अपनी शासन व्यवस्था को यदि भारत में स्थापित करना है तो राणा सांगो को हराना पड़ेगा, उसको यहाँ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। तो फिर बाबर है भाई, इसका कारण बाबर के पास कोई कारण थे? बाबर ने ऐसे ही उसको कारण बनाया था। कारण क्या बनाया कि युद्ध करने का बाबर के पास कोई कारण नहीं था। बाबर ने कारण बनाया कि जब हम इब्राहिम लोदी से युद्ध कर रहे थे तो अपना राणा सांगा ने हमारा साथ नहीं दिया। और राणा सांगा युद्ध इसके लिए करना चाहते कि बाबर मतलब क्या करेंगे कि जैसे ही ये इब्राहिम लोदी को हराएंगे, हराने के बाद वापस अपनी फरगना काबुल की तरफ लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। बाबर ने दिमाग माइंड यही सोच लिया था कि मुझे तो शासन करना है, अब भारत में करना है।
तो इसीलिए अब युद्ध हुआ था। युद्ध में राणा सांगा की क्या होती है, पराजित होती है। बाबर ने इस युद्ध के लिए जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। इस युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया था। अपनी सेनाओं को शराब मुक्त करने के लिए बोल दिया था। जब तक हम जीत नहीं हासिल करेंगे तब तक उन्होंने इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध बढ़ा दिया था। और युद्ध के पश्चात गाजी, काफिरों को मारने वाली उपाधि उसने धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी किसने, बाबर ने। काफिरों को मारने वाला कहा जाता है कि बाबर ने इस युद्ध में जो अपने राजपूतों को सर काट कर ऐसे टीले के रूप में एक मीनार का निर्माण कर दिया था अपना। तो इस्लाम के लिए एक धर्म युद्ध बना दिया था। उसके बाद में अगला युद्ध हुआ था बाबर का, ये तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, 29 जनवरी 1528 को। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर एक स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक क्या था, केंद्र था। कहाँ पर, मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। और चंदेरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, ये अपना एक राजपूत सरदार था मेदिनी राय, जो कि राणा सांगा का ही कार्य करता था, जिसने खानवा के युद्ध में इनका साथ दिया था। बाबर ने उनको इस चंदेरी भाई राजपूत सरदार सरदार मेदिनी राय को भी बोला था कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो फिर युद्ध लड़ा गया। युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार मेदिनी राय को पराजित किया और उसकी दोनों पुत्री, एक पुत्र तो हुमायूं को और एक कामरान को क्या कर दी, भेंट कर दी। कहने का मतलब इसमें सरदार मेदिनी राय की क्या होती है, राजपूत सरदार मेदिनी राय की हार होती है। कहा जाता है इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और राजपूतों को सरों को काट कर ऐसे मीनार के रूप में टीला बना दिया था। स्मारक है देखो अपना। इस युद्ध में बाबर ने किसका नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया। गाजी की उपाधि है वो तो खानवा के युद्ध के बाद में ली थी। अगला युद्ध है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध की हम चर्चा करें तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया, ये लड़ा गया मई 1529 में। ये युद्ध हुआ था अपना अफगान शासक था जो इसका शासन बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा वाले क्षेत्रों में था। वो भी क्या करते, धीरे धीरे बाबर को परेशान कर रहे थे। बाबर ने सोचा कि पूरे भारत पर अपना राज्य प्रशासन को बढ़ाएं। तो उसने क्या किया, बाबर ने अफगानी शासक महमूद लोदी को उसमें क्या किया, पराजित किया। ये घाघरा का युद्ध, इस युद्ध का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के अंदर, ये नदी में होने वाला एकमात्र युद्ध था। घग्गर नदी के किनारे निकट बोल सकते हैं, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था, इसीलिए इस युद्ध का नाम हुआ घाघरा। घाघरा का युद्ध, ये युद्ध बाबर और अफगानी शासक महमूद लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें महमूद लोदी पराजित हुआ था और वो यहाँ से क्षेत्र को छोड़कर उस बंगाल की तरफ कहीं छिप गया। बाबर का ये भारत में ये अंतिम युद्ध साबित हुआ। क्यों अंतिम युद्ध क्यों साबित हुआ कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या होगी, मृत्यु होगी। कहीं कर पर डेट अलग अलग दी जाती हैं, लेकिन कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, उसकी बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। अब डेट अलग हो सकती है, लेकिन जो डेट आपको मिलती है अलग अलग इतिहासकारों का, कुछ डेट कहीं कभी बताते, कोई कुछ कभी बताते हैं, लेकिन जो मेन डेट है आपकी 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या होगी, मृत्यु होगी। डेट नहीं होगी 1530 में बाबर की क्या होगी, मृत्यु होगी। और उसके शव को पहले आगरा के आराम बाग में और बाद में काबुल में दफनाया गया। पहले तो उसको आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि जब मेरे मरने के बाद में मेरी शव को काबुल में दफनाया जाए। तो अभी युद्धों को याद करने का एक शानदार ट्रिक भी है कि बाबर आया, पानी पिया, पानी का मतलब पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, उसके बाद में खाना खाया, खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, उसके बाद चाय पी, चंदेरी का युद्ध, फिर घर चला गया, घर का घाघरा का युद्ध, और फिर मर गया। उसकी मृत्यु हो गई 26 दिसंबर 1530 को। उस बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट और हैं कि एक ये हो गया आपका कि बाबर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। बाबर द्वारा लिखित पुस्तक है तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा बोलते हैं। ये बाबर की आत्मकथा की पुस्तक है। एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने अपनी खुद की आत्मकथा खुद ने लिखी थी। आत्मकथा का नाम था बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। इसके रचयिता थे बाबर स्वयं। और ये जो पुस्तक हैं, ये आपकी बाबरनामा जो आत्मकथा की पुस्तक हैं वो तुर्की भाषा में, लैंग्वेज पूछे आपकी तुर्की लैंग्वेज होगी। और दूसरी पुस्तक और है खत ए बाबरी, जिसका दूसरा नाम है रिसाद ए उसद। ये भी पुस्तक किसके द्वारा रचित हैं, ये पुस्तक रचित हैं बाबर के द्वारा। और इसके बाद में और बाबर के ऊपर कोई महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, मुबैयान, मुबैयान नामक पद शैली की शुरुआत किसने की थी, बाबर ने। मुबैयान नामक पद शैली की शुरुआत किसने की थी, बाबर ने की थी। और बाबर के समय ही, बाबर के समय हम बात करें, बाबर ने ही
शाहरुख नामक चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? बाबर के द्वारा चले गए। तो ये था आपका बाबर का मेन इंपॉर्टेंट आपका इतिहास। यदि हम युद्धों की चर्चा करें, युद्धों को एकदम सरल तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। मतलब भारत के अंदर युद्ध होने वाला पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, उन दोनों के मध्य हुआ था, जिसके में इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी? हार हुई थी। और वो दोपहर तक ये युद्ध चला था और उसमें वो क्या गया गया मारा गया था। और उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में यदि बाबर को अपनी शासन व्यवस्था भारत में स्थापित करनी थी तो उसने बाबर ने बोला था कि इब्राहिम लोदी को हराने से कुछ नहीं होगा। दक्षिणी भारत ने उत्तरी भारत के शासक हैं मेवाड़ के राणा सांगा, जिन्होंने अपनी लाइफ में 100 से अधिक लड़ी थी और 80 से ज़्यादा लड़ाई उन्होंने जीती थी, तो उस शासक को हराना बहुत ज़रूरी है। तो उसने राणा सांगा को इस युद्ध में एक जिहाद का नारा देकर, इस्लाम के विरुद्ध धर्म युद्ध बनाकर इसमें राणा सांगा को उन्होंने पराजित किया था। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो राणा सांगा के कार्य करता था मेदिनी राय, उन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें मेदिनी राय उनको पराजित किया गया और उनकी दो बेटियों को, हुमायूं और कामरान को, बाबर ने क्या की? भेंट की। और एक लास्ट में जो मई 1529 में उनका अंतिम युद्ध था, घाघरा का युद्ध, अफगान शासक महमूद लोदी और बाबर के मध्य युद्ध लड़ा गया, और जिसमें महमूद लोदी की हार हुई, वो भागता हुआ बंगाल की तरफ भाग गया और कहीं छिप गया। और उसके बाद में 26 दिसंबर 1530 की बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के बाद में उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा पुत्र हुमायूं बनता है। मरने के समय बाबर ने ये भी बोला था कि मेरे मरने के बाद में राज्यों को अपने सभी भाइयों में समान भागों में बांटना है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे हुमायूं के इतिहास में, वो अपना नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो ये था आज का सेशन अपना बाबर का इतिहास। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।